हेलो गाइस। सो हम गैस लॉज चैप्टर की बात कर रहे थे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होती है। ये हमारी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, इससे हमें रिजल्ट मिलते हैं 5। एक क्या कि जो हमारा प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। दूसरा क्या है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। तीसरा है प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है। बाकी दो रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, आपकी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। ये 5 रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑफकोर्स कंडीशन अप्लाइड होती है कि जो बाकी के जो 2 वेरिएबल बचे, जैसे पी और वी ले लिया, आर तो क्या है कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पी और वी को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो बाकी 2 क्या बचे, एन और टी। तो यहाँ पे एन एन टी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली कंडीशन होती है कि एन और टी कांस्टेंट है। ऐसी पी और एन में आपके वी एन टी कांस्टेंट है, पी और टी में एन एंड वी कांस्टेंट है, वी एन में पी एन टी कांस्टेंट है, वी टी में पी एन एंड कांस्टेंट है। राइट। तो अगर 2 वेरिएबल कांस्टेंट हैं तो बाकी जो 2 आपके टर्म्स बचे उनको हम रिलेट कर सकते हैं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन कि क्या होगा अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमने 5 आपको रिजल्ट्स आप देख चुके हो या आपने देखा था। ओके, तो मैंने कहा था कि इन 5 रिजल्ट्स पे जनरली साइंटिस्ट ने क्या किया, इन रिजल्ट्स को बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन के रिजल्ट्स उन्होंने चेक करे एक्सपेरिमेंटली और अपने अपने नाम दे दिए। तो आज हम वो देखेंगे कि कौन कौन थे बंदे जिन्होंने चेपा बेसिकली। तो पहले बंदे का नाम आता है महान, पहले बंदे का नाम आता है, इसका नाम है बॉयल। बॉयल्स लॉ कहते हैं इसके लॉ को। पहला बंदा है बॉयल्स लॉ वाला, उसको ठीक है अपने नाम के ऊपर लॉ बना दिया, बॉयल्स लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो प्रेशर है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो इसने पी वी इक्वल्स टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन में इस वाली चीज़ को एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रूव किया, फिर जो भी किया जैसे भी अपना ये लॉ बनाते हैं और अपना लॉ बना दिया कि प्रेशर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। बेसिकली अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आपका प्रेशर घटेगा, या फिर मतलब उल्टा भी कह सकते हो कि अगर आपका प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगी। कहाँ पे होता है कम, जब कांस्टेंट आपका टेम्परेचर होगा एंड कांस्टेंट आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक, सेम टेम्परेचर सेम नंबर ऑफ मोल्स पे अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम में छेड़खानी करोगे तो दूसरा वाला जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। तो ये बॉयल्स लॉ कहता है। तो बॉयल्स लॉ के बेसिस पे अगर हम ग्राफ की बात करें तो अभी इन वाले जो लॉज आपको बता रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, नाम इनका ठीक है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार क्योंकि नाम से भी पूछ लेता है। तो ये आपके बिल्कुल बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं इन पे कि आपका क्या कुछ इसमें कुछ खास तो है नहीं, ये तो आपको पता ही था पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, ये तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन से ही पता था। तो आपने क्या इन्फॉर्मेशन जानी कि इस बंदे किसने मतलब इसको डिस्कवर किया या फिर जो भी किया, कि बॉयल्स लॉ ने इसको बेसिकली प्रूफ टाइप किया कि पी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के। ओके, और इन पे ग्राफ्स बन जाते हैं, फिर वो पूछ लेते हैं किसका ग्राफ है। तो आपके यहाँ से 2-3 ग्राफ बन सकते हैं, एक पी वर्सेस वी का बन सकता है, और क्या बन सकता है, एक बन सकता है पी वी वर्सेस वी का, और क्या बन सकता है, एक बन सकता है आपका पी वी वर्सेस पी का। ओके, तो एक आपका पी वर्सेस वी का तो सबसे कॉमन ग्राफ हो गया कि जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बात करें, अगर आपकी ये जो 2 चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आप कह रहे हो, तो अगर आपको कोई कहेगा कि आपको ये रिलेशन दे दिया जाए ग्राफ बनाओ, तो सबसे पहला कॉमन जो ग्राफ आएगा वो आएगा आपका पी वर्सेस वी का ग्राफ। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी छेड़खानी करेंगे तो आपके पास पी वी वर्सेस वी और पी वी वर्सेस पी का ग्राफ भी आप बना सकते हो। तो अगर हम पहले ग्राफ की बात करते हैं तो प्रेशर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, तो इसके बेसिस पे जो ग्राफ बनता है वो आपका समथिंग लाइक ऐसे बनता है। तो अगर ये 2 अलग अलग हम एक्सपेरिमेंट मॉडल लेते हैं तो आपके ये अगर गैस 1 है आपकी कोई जो कि किसी एक कंटेनर 1 में है, और ये कोई गैस 2 है जो कि कंटेनर 2 में है, ठीक है, तो उन दोनों गैस का अगर टेम्परेचर कुछ सेम है और नंबर ऑफ मोल्स दोनों गैस के सेम है, तो ये आपके पी वर्सेस वी के ग्राफ में बेसिकली कि कैसा उन गैसेस पे अगर आप वॉल्यूम और प्रेशर में कुछ चेंज करोगे तो कैसा दूसरी क्वांटिटी चेंज होगी उससे। तो ये आपकी गैस 1 है, ये आपकी गैस 2 है। ओके, ठीक है, गैस 1 को हम मान लेते हैं कुछ T1 टेम्परेचर पे और गैस 2 आपकी कुछ T2 टेम्परेचर पे। तो अभी T1 और T2 में क्या रिलेशन है वो भी आप दिखाएंगे आपको कैसे होगा, लेकिन सबसे पहले सबसे बेसिक रिलेशन देखो। आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि इस स्केल पे क्या हो रहा है, आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। इधर की साइड आने पर लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो तो आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, और ऐसे ही आप डाउन टू अपवर्ड जा रहे हो तो आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर आप ये वाला पॉइंट लोगे तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम आपकी, अगर आप ये वाला पॉइंट लोगे और कुछ ये वाला पॉइंट लोगे तो आप देख सकते हो आपकी वॉल्यूम क्या हुई, बढ़ी। यहाँ से इस वाले पॉइंट पे अगर ये वाला पॉइंट को अगर हम लेते हैं तो इस वाले पॉइंट पे ये वाली वॉल्यूम है,
इस वाले पॉइंट पे ये वाली वॉल्यूम है, तो आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने पे जो आपकी वॉल्यूम है वो बढ़ रही है, लेकिन करस्पॉन्डिंगली आपका जो प्रेशर है वो घट रहा है, राइट। ऐसे वॉल्यूम अगर बढ़ रही है तो प्रेशर घट रहा है। तो आपका बॉयल्स लॉ यहाँ से आपको दिख रहा है इस वाले ग्राफ में कि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रेशर घटेगा, राइट। आगे की साइड चलेंगे तो प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है। सिमिलरली आप इस वाले में को भी देख सकते हो कि आगे की साइड चलेंगे तो आपकी वॉल्यूम तो बढ़ रही है लेकिन प्रेशर आपका नीचे की साइड जा रहा है, घट रहा है। तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर घटेगा। तो ये आपका बॉयल्स लॉ कहता है। तो सबसे बिल्कुल लाइक बेसिक चीज़ हो गई कि पी वर्सेस वी ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, और आपका क्या कहते हैं वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। ये तो सबसे बेसिक चीज़ हो गई। ओके, अब इसी में हमने जो थोड़ी सी छेड़खानी की है, तो हम मतलब अगर आपका ये कोई गैस बनती है, गैस टूटी है, अगर हमने उसे अलग अलग टेम्परेचर पे ले रखा है और आपसे पूछा जाए कि ये आपको ऐसे दो ग्राफ बना दे जाए उन दोनों गैसेस के लिए कि उनके पी वर्सेस वी ऐसे चेंज होते हैं, तो आपने ये ग्राफ बना दिया दोनों गैसेस का, और आपसे कोई पूछने लगा कि कौन से गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है कि कौन से का कम है, तो आप कैसे देखोगे? तो आप ऐसे देखोगे, आपको मेन इक्वेशन पता है कि पी वी आपकी जो है एनआरटी के इक्वल होता है, राइट। आपको ये इक्वेशन पता है। तो गैस 1 और गैस 2 में किसी एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप देखोगे, आप ये कोई भी एक पॉइंट लोगे कांस्टेंट वॉल्यूम को, उस पर आप सीधी लाइन बनाओगे, तो आप देखोगे अगर आपकी सेम वॉल्यूम है तो गैस 2 के लिए ये P2 है और गैस 1 के लिए ये P1 है। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, एट सेम वॉल्यूम आपका जो P1 है वो ग्रेटर देन P2 का है। ये आपको आराम आराम से यहाँ से दिख रहा है, राइट। इसमें कोई टेंशन नहीं, ये तो आपको दिख रहा है ना किसी एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो ये प्रेशर 1 है, पहली गैस का जो प्रेशर है वो दूसरी गैस के प्रेशर से कुछ कम है। ओके, आपको पी वी इसको एनआरटी पता है, आपने क्या कर दिया, सेम वॉल्यूम कर दी, ठीक है। टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पूछा है तो मोल्स भी दोनों गैस के सेम होंगे, राइट। उन्होंने दे रखा होगा जो गैस 1 है गैस 2 है, दो कंटेनर्स हैं बेसिकली आपके पास, तो दोनों में आपने सेम नंबर ऑफ मोल्स डाले होंगे। एक गैस 1 के अगर n मोल्स है तो गैस 2 के भी आपके पास n मोल्स होंगे। ओके, तो आपने देखा कि अब दोनों का आप कुछ प्रेशर चेंज करो जिसकी वजह से उनकी वॉल्यूम चेंज हो रही है वगैरह वगैरह, एंड आपसे पूछा गया है कि वो उन दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो आपने देखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं देख रहा हूँ कि इसका प्रेशर P1 P2 से ज़्यादा है, तो अगर P1 P2 से ज़्यादा है, वॉल्यूम सेम है, n सेम है, तो जो T में भी क्या रिलेशन होगा, क्योंकि P यहाँ से देख सकते हो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, T1 आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 होगा, सॉरी ग्रेटर देन T2 होगा। तो ये आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाला है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपेयर टू नीचे वाला गैस, नीचे वाला ग्राफ। तो बॉयल्स लॉ में ये ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ यही क्वेश्चन बन सकता है, या तो कि कैसे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ रही है प्रेशर घट रहा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो दो गैसेज हैं इनका टेम्परेचर में क्या, कौन सा टेम्परेचर किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो आपका देखने का तरीका है, एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पकड़ो, सीधी लाइन खींचो, इसका P2 है, ये P1 है, इक्वेशन पी वी इसको एनआरटी आपको पता है, तो P1 अगर ग्रेटर देन P2 है तो सेम वॉल्यूम पे T1 ग्रेटर देन T2 होगा। तो ये हो गया। ये क्या है, अब ये वाला ग्राफ देखो, पीवीवी और पीवीपी का ग्राफ कैसे बनाओगे। तो ये तो सिंपल बात है, क्योंकि आपकी जो ये टर्म है पीवी का मतलब प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, पीवी वाली टर्म, ये आपके एक कांस्टेंट टर्म है, ये आपके कांस्टेंट टर्म है। वो कहाँ से दिख रहा है, वो हमें यहाँ से दिख रहा है कि अगर आपका पी आपका डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, तो आप ये कर सकते हो कि आपका जो पी है वो सम कांस्टेंट, अगर P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V के है तो आप ये लिख सकते हो जो आपका प्रेशर है वो इक्वल होगा सम K क्या है, कोई भी कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय T के, जिसको आप ले जाके ऐसे कर सकते हो कि आपका P इंटू सॉरी ये V है, P इंटू वी इक्वल्स टू K के इक्वल। तो आपका प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट। ये तो सिंपल सी बात है ना। अगर प्रेशर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, तो जो आपका जो P मल्टीप्लाइड बाय V होगा, V अगर उधर ले जाओगे तो वो कांस्टेंट होगा, तो PV आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम ऐसे घट रही है कि सच डेट की जो पीवी का जो सम आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। आपने प्रेशर बढ़ाया लेकिन आपकी वॉल्यूम घट गई, दोनों को मल्टीप्लाई करा सेम रहने वाला है। तो आप कुछ भी करो प्रेशर या फिर वॉल्यूम में चेंज, पीवी चेंज नहीं होने वाला, पीवी कांस्टेंट रहने वाला है, पीवी कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर पीवी कांस्टेंट रहने वाला है तो ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सीधी लाइन, जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी, वॉल्यूम आपका कुछ भी हो, वॉल्यूम आपने बढ़ाया घटाया लेकिन पीवी तो सेम रहने वाला है। सिमिलरली आपने प्रेशर बढ़ाया घटाया, ये बढ़ रहा है ऐसे प्रेशर, ऐसे वॉल्यूम की और ये बढ़ रही है, लेकिन जो आपका पीवी वाली टर्म है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये आपकी सारी बॉयल्स लॉ की थी। आपकी बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के है। तो दो तीन टाइप के ऐसे ग्राफ बन सकते हैं, एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, एक पीवी वर्सेस वी का, एक पीवी वर्सेस पी का और एक वी का। ओके,
तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्राफ था, इसमें आप टेम्परेचर का रिलेशन और कर सकते हैं, वो ये वाली छिड़खानी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता हो जाता है, लेकिन एक बार मैंने आपको बता दिया तो अब आपको दूसरी बार जब आप करोगे तो दिमाग खुद लग जाएगा, एकदम से नया सा नहीं लगेगा। गुड। एक और इम्पॉर्टेंट, ये जो आपका जो ग्राफ बना P वर्सेस V में जो ग्राफ बना, इसमें जो आपकी ये जो लाइन बनी, ये जो आपका कर्व सा बना, इसको हम कुछ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइसोथर्म। आइसोथर्म नाम कहाँ से है, नाम तो यहाँ आप ऐसे देख सकते हो, आइसोथर्म का मतलब एक तरीके से वो कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप ये देख सकते हो, ये जो आपका ये जो बेसिकली कर्व बन रहा है, अगर कोई भी एक गैस को उठाओ और ये वाला कर्व आप देखोगे जो भी बन रहा है, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें आपका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एन और टी क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि हम जनरली मेजर करते हैं यूजिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह। नंबर ऑफ मोल्स जो क्वांटिटी होती है वो आपका थोड़ा हम इतना यूज़ नहीं करते एज यूजल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी वी और टी की हम ज़्यादा बात करते हैं, तो पी और वी में आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे इस वाले जो आपका जो ग्राफ बना है, इसमें पी और वी तो वेरी कर रहे हैं, लेकिन आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर को हम आइसोथर्म कहते हैं। तो ये आइसोथर्म, इस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर्व, आइसोथर्म। ओके, दूसरे बंदे की बात करते हैं जिसने चेपा, इसका नाम है चार्ल्स, चार्ल्स नाम है और चार्ल्स लॉ इसका लॉ का नाम है, चार्ल्स लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है वॉल्यूम आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑफ कोर्स कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पे, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पे आपकी जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप वी टी ग्राफ बनाओगे, सिंपल वी वर्सेस टी ग्राफ बनाओगे, तो आपकी जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है, तो आपके ऐसे ग्राफ बन सकते हैं, स्लोप अलग हो सकता है लेकिन डिज़ाइन सेम होगा, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन जो कि पॉजिटिव स्लोप होगा, और मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे इसका बढ़ रहा है, जैसे आप देख सकते हो ऐसे की साइड जाके टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हो किसी एक पॉइंट पे ये लिया और एक पॉइंट अगर ये लिया, तो यहाँ से इस पॉइंट पे जाने में इसका टेम्परेचर बढ़ा और ऊपर भी जा गया वो, तो वॉल्यूम भी बढ़ी, राइट, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हो, तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे इसकी वॉल्यूम भी बढ़ी, ठीक। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ती है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका बेसिकली कहलाता है चार्ल्स लॉ की वॉल्यूम आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। अगेन ये दो गैसेस का अगर मैंने कर्व बनाया है, तो इस गैस को एक को मैं P1 कह देता हूँ, एक को मैं P2 कह देता हूँ, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेशर 1 और प्रेशर 2 में क्या डिफरेंस होगा। तो सेम ये वाला तरीका अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या करना होता है इसमें, इक्वेशन लिखो, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, आपको पता है इक्वेशन, किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर लो, उस पर एक सीधी लाइन चेप दो, तो ये 2 पॉइंट आए आपके पास, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, राइट। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपने ग्राफ में 2 पॉइंट देखे, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपके पास 2 वॉल्यूम मिली आपको, एक ये वॉल्यूम मिली, अगर ये P1 के लिए मैं V1 ले लेता हूँ वॉल्यूम और ये P2 के लिए मैं V2 ले लेता हूँ वॉल्यूम, तो आपको क्या दिख रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर एट सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, एट सेम टेम्परेचर, दोनों गैसेज, अगर ये गैस 1 थी, ये गैस 2 थी, 2 कंटेनर थे गैस 1 और गैस 2 के, आपने उन दोनों में सेम रिलेशन देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ती है, ये चार्ल्स लॉ कहलाता है। ये यहाँ तक तो ठीक था। अब आपसे पूछा गया कि गैस 1 और गैस 2 जो ये 2 कंटेनर है, इनमें प्रेशर में अलग अलग प्रेशर है दोनों के, तो किसका ज़्यादा किसका कम है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे कि अच्छा, मैं अगर इन दोनों कंटेनर का टेम्परेचर को सेम रखता हूँ, सेम टेम्परेचर रखता हूँ, ये वाला पॉइंट, तो मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी वॉल्यूम V1 है वो मेरी लेस देन है V2 के। अगर V1 मेरी लेस देन V2 के, V1 मेरी लेस देन V2 के, तो V क्या होता है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मेरा जो P1 होगा वो ग्रेटर देन होगा P2 के। V1 अगर मेरी V2 से कम है तो मेरा जो P1 होगा वो P2 से ज़्यादा होगा एट सेम टेम्परेचर। ओके, मोल्स की हम जनरली बात नहीं करेंगे क्योंकि मोल्स को हम जनरली इक्वल रखते हैं। तो ये क्या था कि चार्ल्स लॉ आपने बनाया, V वर्सेस T ग्राफ बनाया, उसमें आपको जो स्लोप आया है, स्लोप ऑफ द ग्राफ आया, उसे वो हमारा P1 और P2 होता है।
सॉरी गलत बोला, स्लोप P1 P2 नहीं होता, स्लोप 1/P1 1/P2 होगा, पर छोड़ो चलो ये मत देखो, स्लोप से मत देखो, ऐसे गलत बोल दिया मैंने। आप कैसे देखो, हाँ तो आपका ये क्या था, ये आपका ये दो बेसिकली आपके ऐसे स्ट्रेट लाइन आई, वी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के है, तो आपका टी बढ़ता है तो वी बढ़ता है, चार्ल्स लॉ ने ये बोला, तो आपके ऐसे स्ट्रेट लाइन्स आ गई। ओके, आपने बोला कि ये गैस 1 है, ये गैस 2 है, दो कंटेनर है बेसिकली मेरे पास, एक में गैस 1 एक में गैस 2, दोनों का अलग अलग कुछ प्रेशर है P1 P2, ठीक है। तो आपने इसलिए एक कर्व का स्लोप अलग आया क्योंकि डिफरेंस हो सकता है, राइट। और एक गैस में कुछ अलग, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपका ये आ गया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा एट कांस्टेंट टेम्परेचर मेरा V1 जो है मेरी V2 के कम है, तो मेरा जो P1 होगा वो मेरा P2 से ज़्यादा होगा। तो आप मतलब ये वाली चीज़ यहाँ से देख सकते हो। ओके, और आप इस कर्व को क्या नाम दोगे, जैसे लास्ट वाली चीज़ में हमने कर्व को नाम दिया था आइसोथर्म, यहाँ पे भी इस कर्व का कुछ नाम है। यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर कर्व है। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट एन है ना, तो एन की तो हम बात ही नहीं करते, कांस्टेंट प्रेशर की ज़्यादा बात करेंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर वाले टर्म को हम नाम देते हैं आइसो बार। आइसो सेम के लिए और बार आपका जनरली प्रेशर के लिए यूज़ हो रहा है, तो आइसो बार। ओके, तो इस कर्व का नाम है आइसो बार। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के लिए स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, कर्व कह रहा हूँ मतलब स्ट्रेट लाइन बनती है बेसिकली, ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, एंड उसका नाम कहलाता है आइसोबार, बेसिकली प्रेशर कांस्टेंट। तो इस हर एक पॉइंट पे इस ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है इसकी हर एक किसी भी आप पॉइंट को उठाओगे सेम प्रेशर होगा P1 ही। ओके, तो एक गैस के लिए सेम प्रेशर है बेसिकली, दो अलग अलग गैसेस ले रहे हो तो उनके लिए अलग अलग कुछ प्रेशर होगा, तो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे कुछ अलग अलग प्रेशर होगा। वो आपने देख लिया क्या रिलेशन होगा, कि आपने देखा कि अगर वॉल्यूम मेरी कम है क्योंकि सेम टेम्परेचर पे, तो प्रेशर मेरा ज़्यादा होगा सेम टेम्परेचर पे। ओके, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, ये आपने देख लिया। तो चार्ल्स लॉ था, तो बेसिकली सिंपल सिंपल ग्राफ आपको आना चाहिए और आपको ये रिलेशन आना चाहिए कि कैसे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर सेम करके कि कौन सा P1 होगा, P1 ज़्यादा होगा कि P2 ज़्यादा होगा, और इस कर्व का नाम आना चाहिए आइसो बार कहलाता है ये जो स्ट्रेट लाइन बनी। तो कांस्टेंट प्रेशर वाला आइसो बार, कांस्टेंट टेम्परेचर वाला आइसोथर्म, दो कर लिया अब तक हमने, राइट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, पहला वाला हमने करा आइसोथर्म, ये क्या था कांस्टेंट टेम्परेचर, दूसरा हमने किया कांस्टेंट प्रेशर आइसो बार, वेल डन। तीसरा करेंगे अब, तो थर्ड वाला नाम है बंदे का गे लुसैक्स लॉ, गे लुसैक्स लॉ, ठीक। तो ये क्या कहता है, गे लुसैक्स लॉ आपको कहता है कि जो आपका प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रेशर जो है आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब तो सिंपल सिंपल है इसका कर्व, मैं आपको ज़्यादा मेहनत किया करूँ। ये आपका प्रेशर है, ये टेम्परेचर, तो ये तो आपके कर्व ऐसे बनेंगे तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। जो आपको इस जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के लिए कर्व बना था, सेम वैसे ही P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के लिए बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम अगर इसकी कुछ V1 है, इसकी कुछ V2 है, तो इस वाली लाइन पे तो हर एक पॉइंट पे सेम वॉल्यूम रहने वाली है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, क्योंकि P अगर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है तो कॉन्स्टेंट आपके क्या होंगे, वॉल्यूम होगा एंड एन होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है इस वाली, अगर ये आपकी गैस 1 के लिए है और ये गैस 2 है आपकी, तो यहाँ पे भी सेम कांस्टेंट वॉल्यूम होगी। एक रिलेशन क्या देख सकते हो आप, अगेन ऐसे देखोगे कि अगर आप सेम टेम्परेचर पे अगर हम बात करेंगे, सेम टेम्परेचर पे अगर हम बात करेंगे, तो आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि ये गैस 1 के लिए P1 है, ये गैस 2 के लिए P2 है, तो आपका सेम टेम्परेचर पे आपका जो P2 है वो P1 से बड़ा है, तो आपका जो V1 होगा वो V2 से बड़ा होगा। P2 P1 से बड़ा है तो V1 बड़ा होगा V2 से, V2 से, राइट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि सेम टेम्परेचर पे उनका रिलेशन P और V का। तो आप ये देख सकते हो, तो ये आपका गे लुसैक्स लॉ था, बेसिकली सिंपल हो गया। अब तो आपको इसमें मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इस कर्व का नाम होता है आइसोकॉर। तो ये जो तीन कर्व का नाम है ये इंपॉर्टेंट होता है, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोकॉर, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा सीधा जो आपको MCQ आएगा उसमें कर्व का नाम से आएगा, तो आपको ये बताएंगे नहीं कि कौन सा रिलेशन है P डायरेक्टली, मतलब कौन सा वाला कर्व है, आपको नाम दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा आइसोथर्म का मतलब होता है सेम टेम्परेचर कर्व, तो ये वाला कर्व बनेगा। आइसोबार का मतलब होता है सेम प्रेशर कर्व, तो ये वाला कर्व बनेगा VT ग्राफ के बीच में। और आइसोकॉर का मतलब होता है सेम वॉल्यूम कर्व, तो P और T के बीच में ये वाला कर्व बनेगा। ये आपको ये तीन कर्व ऐसे एकदम से लाइक पता होने चाहिए। तो साथ में इसी तीन साइंटिस्ट के नाम MCQ में फिर भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, लेकिन कर्व के नाम से सीधा सीधा ये बताने का कि कौन सा लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो सीधा सीधा आपको ये नहीं बताएंगे कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V के है, वो आपको कहेंगे कि आइसोथर्म है।
तो आइसोथर्म में तो आपको समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, नॉर्मल जो हमारे मोल्स होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट लेते ही हैं, तो बाकी बचा क्या, बाकी बचा आपका प्रेशर और वॉल्यूम, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये आपका हो गया गै-लुसाक्स लॉ का, ये भी सिंपल था, राइट, देख ही सकते हो, राइट। यहाँ से तो वैसे भी दिख रहा होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, आगे की साइड टेम्परेचर, ऊपर की साइड प्रेशर, राइट, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये आपका गै-लुसाक्स लॉ की जो प्रेशर है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। एंड ये वाली बात हम करते हैं कि दो अलग अलग गैस ले ली, एक V1 एक V2, गैस 1 एक गैस 2, दोनों की अलग अलग कुछ वॉल्यूम होगी, तो हम ये देखते हैं कि कंपेयर करते हैं एक सेम टेम्परेचर पे कि V1 ज़्यादा होगा कि V2 ज़्यादा होगा, वो आप देख सकते हो। ओके, ठीक है ना। और इन्हीं से जो ऊपर वाले अभी हमने 3 करे, इससे रिलेशन भी बनता है, जैसे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V के लिए क्या रिलेशन बनेगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, राइट। ये तो लाइक कॉमन सेंस है, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू P3 V3, P और V का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो चाहे P1 V1 ले लो, चाहे P2 V2 ले लो, चाहे P3 V3 ले लो, सब सेम आने वाला है। सिमिलरली अगर आप बात करो कि वॉल्यूम आपकी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल थी, तो इसका मतलब होगा V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, V/T आपका कांस्टेंट होगा तो V1/T1 V2/T2 के इक्वल होगा। ऐसी प्रेशर और टी के लिए बात करेंगे तो हम कहेंगे P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2, राइट। तो ये इनके ही थोड़े से इसी चीज़ को थोड़ा सा खोल के मतलब क्या कहते हैं, आगे क्वेश्चंस में ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल बात, अलग तरीके से ऐसे लिख सकते हो और क्वेश्चन में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपके ये 3 हो गए, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम टेम्परेचर के हो गया, प्रेशर टेम्परेचर के हो गया। उसके बाद चौथा आता है आपका एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ये आपका क्या कहता है, ये आपको कहता है कि आपकी जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के है। ओके, तो इस पर कोई ग्राफ नहीं बना रहा मैं, सिंपल कर लो कि एन के ऊपर जनरली ग्राफ कोई बनते नहीं है। एक और लॉ जैसे जो आपको अच्छा पी आपका एन के बराबर बचा, तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा, ये हमने पढ़ा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैंने सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट करवाया था आपको, थोड़ा सा बेसिक के बाद पार्शियल प्रेशर, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है आपका एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपके अगर दो गैसेज होती हैं तो एक का पार्शियल प्रेशर अगर P1 है और उसके मोल्स N1 है और दूसरे का P2 है तो N2 है, तो जिसके ज़्यादा मोल्स होंगे उसके ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन जो है वो आपने यूज़ किया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। तो ये पांचवा वाला है बेसिकली, और ये चौथा वाला एवोगैड्रोस लॉ है जो कि कहता है वॉल्यूम आपकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगर आपने के सेम वॉल्यूम के दो कंटेनर लिए और इन दोनों का आपने सेम P1 T1 किया, P1 T1 दोनों का सेम आपने प्रेशर टेम्परेचर सेम रखा, P1 T1 अगर इसका है तो आपने दो डब्बे लिए जिनकी वॉल्यूम सेम थी, V1 दोनों का सेम था, आपने प्रेशर उसका दोनों का सेम रखा, टेम्परेचर दोनों का सेम रखा, तो जो इसके अंदर जो अमाउंट होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, मोल्स होंगे, वो दोनों गैसेस के, चाहे ये गैस 1 हो, कोई भी गैस हो, यहाँ पे कोई भी गैस 1 डाल रखी है, यहाँ पे कोई भी गैस 2 डाल रखी है, आर्बिट्रेरी कोई भी गैस है, लेकिन आपने वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर सेम रख रखा है, वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर सेम रखा है, तो आपके पास जो दोनों के अंदर जब आप मॉलिक्यूल्स को अगर आप काउंट करोगे तो आपको दिखेगा कि सेम मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, कि जितने मोल्स यहाँ पे हैं N1 है तो यहाँ पे भी N1 ही आने वाला है। तो क्या कह रहा है कि अगर P और T तो हमारे कांस्टेंट थे ही, हमने क्या करा, वॉल्यूम सेम कर दी, तो वॉल्यूम सेम करते हमारे N1 भी इक्वल हो गए, तो आपका जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N के है बेसिकली। ये आपका क्या कहलाता है, ये एवोगैड्रोस लॉ कहलाता है। और ये आपका पांचवा था, प्रेशर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के है, ये हमने कहाँ पे यूज़ किया, ये हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में यूज़ किया। सीधा उसने नहीं बोला प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के, पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन इन्वेंट की पहले उसने, और फिर उसने दिखाया कि हाँ प्रेशर हमारा एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये 5 लॉ थे, ये वाला मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, बाकी ये 4 मैंने आज आपको पढ़ाए इसमें। और एन वाले में ज़्यादा ग्राफ नहीं बनते, प्रेशर और वॉल्यूम को आप देख ही सकते हो कि कोई हमने ग्राफ नहीं बनाया। तो बेसिकली प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, वॉल्यूम टेम्परेचर का, प्रेशर टेम्परेचर का, उनके 3 ग्राफ बनाए, तीनों में हमारा एक आइसोथर्म, आइसोबार और आइसोकॉर की हमने बात करी, और हमने एवोगैड्रोस लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर पार्शियल की बात कर ली। ओके, तो ये आपको क्या था, PV = nRT में जो आपके 5 रिलेशन बनाते हैं उनमें उसका बेसिकली किस किस साइंटिस्ट ने चेपा वहाँ से और क्या क्या उन्होंने बनाया। ये इससे MCQ बहुत ज़्यादा बनते हैं,
एक मतलब कम से कम 2 तो MCQ बन ही जाते हैं इससे एग्जाम में, 2 से 3 MCQ कि बिल्कुल ये चेप देते हैं, ग्राफ सा बना देते हैं, किसका प्रेशर ज़्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आइसोथर्म क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोकोर क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और सीधे सीधे मतलब मार्क्स देने वाली होती है अगर आपको ये चीज़ पता है तो ये 20-25 मिनट के लेक्चर में आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये था हमारा, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म करते हैं। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं ये आइडियल गैस में एक आध कॉन्सेप्ट और रह गया छोटा मोटा, पार्शियल क्या कहते हैं, एक तो वॉल्यूम का रह गया, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेपर डेंसिटी का रह गया एक कॉन्सेप्ट, और ये वाला कॉन्सेप्ट और करना है। उसके बाद एक यूडियोमेट्री रह गई। यूडियोमेट्री क्या कहलाते हैं, यूडियोमेट्री अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है बेसिकली, ये जो आपने ऊपर अभी पढ़ा है एवोगैड्रोस लॉ में, इसकी एप्लीकेशन है यूडियोमेट्री में। तो इससे इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, ये तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला सा है छोटा सा, वो याद हो जाएगा, ख़त्म कर बात। कहना टर्म यूज, जैसे पार्शियल प्रेशर टर्म नई यूज़ हुई थी, ऐसी वेपर डेंसिटी एक नई सी टर्म है, एक बार आपको डेफिनेशन पता चल गई तो बात खत्म हो जाएगी। यूडियोमेट्री एक कॉन्सेप्ट है जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, राइट। स्टोइशियोमेट्री का बेसिकली, स्टोइशियोमेट्री में वॉल्यूम यूज़ करना चाह रहे हैं हम, तो मतलब स्टोइशियोमेट्री जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, इससे जो पहला वाला हमारा जो टॉपिक था स्टोइशियोमेट्री, उसमें हमने क्या करा था, उसमें बेसिकली हम क्वांटिटीज़ में डील करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्वांटिटीज़ में डील करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में डील करेंगे, लेकिन वॉल्यूम वाली चीज़ आ गई तो गैसेज वैसेज रिलीज हो रही होंगी और उन गैसेज से हमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N ये वाला रिलेशन लगाना होगा, तो हम देख पाएंगे कि कैसे रिलेट हो रहा है। तो वो आपको दिखा देंगे यूडियोमेट्री का, मैं 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ये मतलब एडवांस लेवल क्वेश्चन भी बन जाता है यूडियोमेट्री पे कई बार, तो ये थोड़ा सा इसलिए बच्चे ट्रिकी खा जाते हैं, लेकिन है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये समझ लो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से आपने एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना दिया, तो लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ऐसे यूडियोमेट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है जो कि आपने बेसिक स्टोइशियोमेट्री में किए हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है बच्चों को क्योंकि समझते नहीं है। थोड़ा एक बार 2-3 बार क्वेश्चन आप अच्छे से समझोगे तो आपको दिखेगा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, तो आइडियल गैस इक्वेशन खत्म हो जाएगी, फिर हम आएंगे रियल गैस इक्वेशन पे। आइडियल बात कर लिया, अब रियल बात भी तो करो, ओके, तो फिर वो करेंगे। चलो यहाँ पे आपका लेक्चर आज का ख़त्म होता है, थैंक यू।